बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, today we are moving on to part C of the exercise, which is learning about language, and our topic today is exclamation. Exclamation. Okay, what are exclamation? Do you know anything about it? Okay, I'm telling you. Exclamation are the words which show some feeling. Exclamations are the words which show some feeling. मतलब जो किसी किस्म की फीलिंग के अंडर हम कोई वर्ड्स मुंह से हमारे बेसाख्ता निकल जाता है, स्पॉन्टेनियसली हमारे मुंह से कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, उनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता, बट वो आपकी अंदर की जो फीलिंग्स है उसको कन्वे कर देता है. जैसे कुछ बुरा हो जाए तो हम कहते हैं ओह या ओ माय गॉड, ठीक है. या अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं वाओ, या कहते हैं आहा, या हुर्रे. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ड्स मुख्तलिफ फीलिंग्स में कहे जाते हैं. अब ओह का क्या मतलब है, तो आपको कोई डिक्शनरी ये वर्ड नहीं बताएगी, जस्ट यही बताएंगे कि ये किसी फीलिंग के अंडर कहा जाता है, ठीक है. आहा या वाओ या आउच, ये सारे जो वर्ड्स हैं या इनके अलावा जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं तो उनको एक्सक्लेमेशंस कहा जाता है, और इनको इंटरजेक्शन भी कहा जाता है. इंटरजेक्शन. अच्छा, एक्सक्लेमेशन जो होती है वो उसको पहचाना जाता है एक ख़ास मार्क से. जैसे क्वेश्चन मार्क आपने देखा है, वो जब लगाते हैं तो क्लियरली पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है. इसी तरह जब एक्सक्लेमेशन यूज़ होती है तो एक्सक्लेमेशन के साथ एक मार्क यूज़ होता है. आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये मार्क नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है ये फुल स्टॉप है. सेकंड वन जो है ये क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क, जिस भी सेंटेंस के एंड में ये निशान होता है उसको हम पहचान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है. इसी तरह ये जो थर्ड मार्क है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है. एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, एक्सक्लेमेशन को आप अपनी नोटबुक में कैसे नोट करेंगे? सबसे पहले यूनिट जो पोएम का नेम है वो लिखेंगे स्टोरी टेलर. फिर पार्ट सी का नाम है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, और फिर हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन को आप किसी कलर से भी लिख सकते हैं. ओके, द वर्ड्स विच शो सम फीलिंग्स आर कॉल्ड exclamations. The words which show some feeling are called exclamation. For example, oh, aha, oh my god, wow, ouch. आप देख सकते हैं हर एक वर्ड के साथ मैंने यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है. यहाँ ये ओह के साथ भी है, आहा के साथ भी है, ओ माय गॉड के साथ भी है, वाव के साथ भी है, आउच के साथ भी है, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास एक्सक्लेमेशन होंगे उनके साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. किसी भी जगह पर एक्सक्लेमेशन को पहचानने के लिए यही सबसे आसान तरीका है कि आप उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क को देखेंगे. एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो एक्सक्लेमेशन है, अगर नहीं है तो फिर वो एक्सक्लेमेशन नहीं है. अच्छा, एक्सक्लेमेशन को इंटरजेक्शन भी कहा जाता है. इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन. दोबारा बता दूं आपको कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेशन मार्क के ज़रिए हम बता सकते हैं कि कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन है या नहीं, ठीक है. तो आपको ये जो बुक में टास्क दिया हुआ है वो ये है कि फाइंड एन एक्सक्लेमेशन इन द पोएम अबाउट द स्टोरी टेलर, मेक 3 एक्सक्लेमेशन बेस्ड ऑन द पोएम, राइट देम इन योर नोटबुक. आपने क्या करना है, एक्सक्लेमेशन पोएम में ढूंढनी है, जहाँ जहाँ आपको नज़र आए
आपने एक्सक्लेमेशंस ढूंढनी है और उसको अपनी कॉपी में लिखना है। और मैं कोई एक्सक्लेमेशन ढूंढ के नहीं बता रही, ताकि ये काम आप खुद कर सकें। ठीक है, बता दिया आपको कि एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो वो वर्ड या वो पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन होगा, अगर नहीं है उसके साथ तो वो नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ यूजिंग नो। अच्छा, जब कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर यू अ टीचर, तो जवाब में कहा जाता है कि नो, सिर्फ नो कहा जाता है। हालांकि इसको कम्प्लीटली आंसर करना चाहिए, और यही आपको इस क्वेश्चन में सिखाया जा रहा है कि जब आपसे पूछा जाता है कुछ भी तो आपने अगर आंसर नो में देना है तब भी आप कंप्लीट आंसर दें, नो सिर्फ नहीं कहते। ठीक है, आप कंप्लीट, जैसे मैंने अभी कहा आर यू अ टीचर, तो फिर उसका आंसर बनता है नो आई एम नॉट। ठीक है, या यहाँ पर जितने सेंटेंसेस हैं जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, डू यू ईट रॉटन एग्स, नो आई डोंट। डू यू ईट रॉटन एग्स, नो आई डोंट। अच्छा, आपने भी नोट किया कि मैंने पहले वाले में कहा नो आई एम नॉट। ठीक है, नो आई एम नॉट, और यहाँ मैंने कहा नो आई डोंट। तो कहाँ पर एम लगेगा, कहाँ डोंट लगेगा, कहाँ हैवंट लगेगा, कहाँ इजंट लगेगा, तो ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में डू है तो आंसर में डोंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में डू है तो आंसर में डोंट। कैन, कांट। ठीक है, डिड, डिडंट, हैज़, हैजंट, विल, वॉन्ट, डज, डजंट, हैव, हैवंट, इज, इजंट। ठीक है, ये सारे मैं आपको एक ही कार्ड पर लिख के दिखा देती हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन में कैन है तो नो आई कांट, डू, नो आई डोंट, डज, नो ही डजंट, डिड, नो आई डिडंट, विल, नो आई वोंट। अच्छा, ये एक चीज़ सिर्फ चेंज है, बाकी सब आपको यही चीज़ों के साथ नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगानी पड़ती है। अच्छा, नॉट के फुल स्पेलिंग यहाँ नहीं यूज़ हो सकते, नॉर्मली नहीं यूज़ होते। तो ये देखें, हैव के साथ हैवंट है, तो ये जो एन के साथ अपॉस्ट्रोफी और फिर टी है, ये नॉट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, हैव, हैवंट, इज, इजंट, हैज़, हैजंट। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द task that they have given us to be fulfilled. Okay, can you fly? Can you fly? No, I can't. No, I can't. अच्छा, यू का आंसर हमेशा आई होगा। यहाँ पर जितनी भी जगहों पे आपको यू मिलेगा तो यू का आंसर आपने क्या करना है, आई। ठीक है, ज़रूर लिखना है आई। सो डू यू ईट रॉटन एग्स, नो आई डोंट। क्योंकि आपसे पूछा है तो आप जब जवाब में देंगे तो कहेंगे कि हाँ मैं नहीं खाती। रॉटन एग्स ख़राब अंडों को कहते हैं, सड़े अंडों को कहते हैं। ठीक है, सड़े अंडे। सो कैन यू फ्लाई, नो आई कांट। विल शी मेक द स्पीच, नो शी वोंट। नो शी वोंट। डू यू लिव इन स्विट्ज़रलैंड? डू यू लिव इन स्विट्ज़रलैंड? आपको बताया था यू का आंसर क्या होगा, आई। नो आई डोंट। नो आई डोंट। डज अ टाइगर क्लाइम ट्रीज? क्लाइम का मतलब चढ़ना। डज अ टाइगर क्लाइम ट्रीज? नो इट डजंट। टाइगर जो होता है वो एनिमल होता है, और एनिमल के जो प्रोनाउन होता है वो इट होता है। ठीक है, इट, उसके लिए आप ही नहीं लगाओगे। ठीक है, स्टोरीज़ में कभी कभार टाइगर के लिए ही इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन स्टोरीज़ में आपने देखा होगा टाइगर बोलता है, वहाँ वो कैरेक्टर होता है, इसीलिए टाइगर के साथ ही का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ पर सिर्फ। लेकिन हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें हम नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो इट डजंट। डिड यू ब्रेक
your arm? Did you break your arm? No, I didn't. No, I didn't. Have you been to North Pole? Have you been to North Pole? कभी North Pole गए हो? No, I haven't. No, I haven't. Has he gone yet? Has he gone yet? No, he hasn't. No, he hasn't. Is she in this school? No, she isn't. No, she isn't. ओके इसको हम नोटबुक में लिखेंगे। अब कैसे लिखना है इसको, सबसे पहले हम वहाँ दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे और आंसर के तौर पे उसका आंसर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ओके, कैन यू फ्लाई? नो, आई कांट। विल शी मेक अ स्पीच? नो, शी वॉन्ट। नो, शी वॉन्ट। Does a tiger climb trees? No, it doesn't. अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम no it doesn't या no she won't या इस तरह कुछ आंसर दे रहे होते हैं तो बच्चों के जहन में यही होता है कि बस बाकी चीज़ें नहीं चेंज करनी। लेकिन यहाँ पर अगर जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये विल शी मेक अ स्पीच की जगह लिखा होता कि विल सारा मेक अ स्पीच, तो आंसर फिर भी नो शी वोंट होता। ये नहीं होगा कि नो सारा वोंट। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम सारा है या फिर जो भी नेम वहाँ यूज़ हुआ है तो नेम की जगह उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो गर्ल के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ होता है? शी। ठीक है, बॉय के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ होता है? वेरी गुड, ही। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ होता है? गुड, दे। ठीक है, दे, ही, शी, इट, यू, आई, या इस तरह के जितने भी आपके पास सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका प्रोनाउन आप यूज़ करोगे। आंसर में कोई नहीं यूज़ करता नॉर्मली। इट्स नॉट नॉर्मल कि यहाँ पर नाम लिखा जाता है कि विल सारा मेक अ स्पीच? नो, सारा वोंट। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। वैसे सारा वोंट गलत नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली ये यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, मैं बाकी भी यहाँ नीट नोटबुक में लिख सकती थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रही ताकि ये आप ख़ुद करें और मुझे पता चल जाए कि आप ये काम खुद से कर सकते हैं या नहीं, या आपको ये समझ आ गया है या नहीं। जब आप ये सारे क्वेश्चंस करके मुझे भेजेंगे तभी मैं असेस कर पाऊँगी कि मैं आप तक ये कितने हद तक सक्सेसफुली कन्वे कर चुकी हूँ। सो लेट मी नो बाय योर होमवर्क। आपने ये सारा काम सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स नो में देने। दे आर 8, मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 लिखे हैं, रिमेनिंग 5 आर योर होमवर्क। ठीक है, ऊपर जो मैंने एक और क्वेश्चन दिया है एक्सक्लेमेशन, और ये जो यहाँ पर ये होमवर्क है कि आप ये क्वेश्चन आंसर अपनी नीट कॉपी में लिखेंगे। ओके, पेज नंबर 24 पे ये एक और क्वेश्चन है जो मैं इस लेक्चर का हिस्सा इसको बनाना चाहती हूँ। लेट्स सी व्हाट इज़ इट। समटाइम्स व्हेन यू हियर वन वर्ड you immediately think of an other. Write down the first word you think of when you see the following words. अच्छा, आपके जहन में इन सारे वर्ड्स को देख के क्या वर्ड्स जहन में आता है? अच्छा, ये जो पहला वाला वर्ड है डॉक्टर, इसको सुन के पहला जो जहन में आता है पेशेंट, मरीज़। लेकिन कुछ बच्चों के जहन में आएगा इंजेक्शन। ठीक है, और कुछ के जहन में हॉस्पिटल आएगा, डॉक्टर, हॉस्पिटल। ठीक है, कुछ के वाले में और भी कुछ ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं जो डॉक्टर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स यहाँ पर आपके जहन में आएंगे तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये नहीं है कि जो इन्होंने यहाँ लिख दिया या जो एक दफ़ा मैंने बता दिया वो करेक्ट आंसर है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस उन चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे जब यहाँ लिखते हैं कि डॉक्टर के साथ चेयर,
तो चेयर जो होती है वो घर में भी यूज़ होती है, वो स्कूल्स में भी यूज़ होती है, वो ऑफिसेज में भी होती है। तो बेशक डॉक्टर चेयर पर बैठकर आपका इलाज करता है, तब भी वो रॉन्ग आंसर बनता है, क्योंकि वो इतना कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ आपके जहन में डॉक्टर का वर्ड सुनते साथ आती है, वो क्या है? वो कुछ भी हो सकती है, डॉक्टर, इंजेक्शन, या पेशेंट, या हॉस्पिटल, ड्रिप, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी आपके जहन में अगर आता है तो वो आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज इंजन। इंजन, इंजन को सोच के आपको के जहन में क्या क्या आता है? किसी के जहन में कार आएगा, किसी के जहन में जीप आएगा, ठीक है, किसी के जहन में कोई और गाड़ी आएगी जिसका इंजन। ठीक है, तो इंजन कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन वो इससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इंजन के साथ अगर आप मोबिल ऑयल लिखते हो या फिर पेट्रोल लिखते हो तो आई थिंक ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड है ये। स्कूल, स्कूल, अब स्कूल को का नाम सुनते साथ आपके जहन में क्या आता है? वेरी गुड, स्टूडेंट्स। स्कूल का नाम सुन के एक तो जहन में आता है स्टूडेंट्स, और एक आता है टीचर, प्रिंसिपल भी जहन में आता है, और भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो स्कूल से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ कि चेयर्स और टेबल्स स्कूल के अलावा हर जगह होते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ यहाँ मत लिखिएगा जो हर एक एरिया के लिए, हर एक फील्ड ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, वैसे वर्ड्स आप नहीं यूज़ करोगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर स्कूल से रिलेटेड कुछ भी लिख दो। आप स्टाफ रूम लिखोगे तब भी ठीक है, आप वहाँ पर टीचर लिखोगे तब भी ठीक है, स्टूडेंट्स लिखोगे तब भी ठीक है। आप अगर अच्छा, टक शॉप जो है वो हर जगह होती है, सो वो नहीं लिखना। ठीक है, ओके, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के साथ ब्यूटीफुल स्टोरी हो सकती है, ब्यूटीफुल गर्ल हो सकता है, ब्यूटीफुल फ्लावर हो सकता है, कुछ भी आपके जहन में आए वो आप लिख सकते हो। एक्साइटिंग ट्रिप, एक्साइटिंग ट्रिप, एक्साइटिंग स्टोरी, एक्साइटिंग न्यूज़। ठीक है, एनीथिंग। अच्छा, इन बाकियों के लिए मैं कोई आइडिया आपको नहीं दे रही, जस्ट मीनिंग बता दूंगी कुछ वर्ड्स के। तो नेक्स्ट वर्ड है हाउस। हाउस आपको पता है, हाउस घर को कहते हैं। हॉस्पिटल, अस्पताल को कहते हैं। टाइगर भी आपको पता है। जीप। क्रूअल जो है ये जालिम को कहते हैं, जैसे क्रूअल किंग होता है। कभी कभार क्रूअल स्टेप मदर होती है, जो सौतेली माँ होती है, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्रूअल। ठीक है, अच्छा, स्लीप का भी आपको पता है। स्लीप से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपके जहन में आएंगी। कभी किसी के जहन में बेड आएगा, किसी के जहन में पिलो आएगा, किसी के जहन में ब्लैंकेट आएगा, किसी के जहन में नाइट आएगा। तो कुछ भी जो इससे रिलेटेड आपको आए जहन में वो आप लिख सकते हो। मैंगोज से रिलेटेड क्या आ सकता है? मैंगो से रिलेटेड स्वीट या जूस या कुछ भी जो इसको देखते साथ ही आपके जहन में आए, मैंगो आइसक्रीम, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न एंड एन्जॉयड। और जितना काम आज हमने किया है और इसमें से मैंने जितना टास्क आपके लिए छोड़ा है वो सारा आप करेंगे और उसकी पिक्चर्स हमें भेजेंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.